मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना, मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना, बहुजन की बदलेगी तकदीर देखना, मैं लहू से भरूंगी रंग इस आकार में, सदियों पुरानी बदलेगी तस्वीर देखना, मैं लड़ूंगी ये लड़ाई मेरे पीर देखना। यहाँ पीर का मतलब है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं परेशान हूँ इसलिए कि जल्दी बात करके खत्म करूँ, उतनी जल्दी मुझे रास्ते में भी रात काफी हो गई और अकेले ट्रेवल भी करना है, तो मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें भी जो है जो गाने के माध्यम से सुन रहे थे, बहुजन, मूल निवासी, ये सारे शब्दों का मतलब पता है आप लोगों को? बहुत कहते हैं बहुजन समाज के हैं, मूल निवासी हैं। बहुजन शब्द का मतलब पता है आप लोगों को? हम लोग गांव में जाते थे, जब लोगों को कैडर देते थे तो लोग पूछते हैं, ए दीदी ये बहुजन का होला, बहुजन का मतलब होला, पूछा जाता है। तो बहुजन का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो। किसकी संख्या ज्यादा है? हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के, यानी अल्पसंख्यक समाज के, यानी मुसलमान समाज के लोग, हम सारे लोग यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं। ये 85% जनसंख्या हमारे समाज के लोगों की है। हम सारे लोग मिलकर के ये बहुजन समाज का निर्माण करते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने आप को हम बहुजन समाज का एक हिस्सा मान करके आगे कोई भी बात जो हो उसको जो है लेकर के उस लड़ाई को चले। क्योंकि एक बात ये जो बहुजनों की लड़ाई है, इस बात को थोड़ा सा जो है आगे अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने वोट के अधिकार की बात की थी। बाबा साहब ने जब हमको वोट डालने का अधिकार दिया था, संसद भवन से जब बाहर निकल रहे थे तो बड़ी खुशी में झूमते हुए निकले थे। बोले थे कि आज जेबी कृपलानी जी बाबा साहब से पूछे कि इतना बाबा साहब आप खुश क्यों हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं खुश इसलिए हूँ कि अब जो है मेरे समाज के लोगों को मैंने वोट डालने का अधिकार दिया है। जो मंजीत जी ने अभी बोला ना कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं होती, तो मैंने जो वोट का अधिकार दिया है, अब राजा जो है रंग के समाज से भी पैदा हो सकता है, किसी भी समाज से पैदा हो सकता है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं अपने समाज को जो देना चाहता था वो मैंने दे दिया। तो कृपलानी जी ने बाबा साहब से कहा, अरे बाबा साहब आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? आपका समाज तो भूखा नंगा है, भूखा नंगा है। वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए एक पौवा दारू में, जैसे भैया लोग बोल रहे थे ना गाने में, एक पौवा दारू में बिक जाता है, एक साड़ी में बिक जाता है। तो आपका समाज के वोट की कीमत क्या होगी? तो बाबा साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृपलानी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मेरा समाज भूखा नंगा है तो वो दारू में बिक जाता है, पैसे पे बिक जाता है, कपड़े पे बिक जाता है। लेकिन एक बात को तुम ध्यान रखना कि जिस दिन मेरे समाज को इस वोट की कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन तुम सब मनुवादियों के जो है ना ताले लग जाएंगे, तुम सब सड़क पे आ जाओगे, मेरा समाज शासक हो जाएगा। और बाबा साहब की उस कही हुई बात को मान्यवर कांशीराम ने, जो बागी जी इतना अच्छा सम्मान दे रहे थे, मैं फिर भूल गई कांशीराम को, मान्यवर कांशीराम साहिब ने उसी बात को उत्तर प्रदेश में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4-4 बार, और अगर सब कुछ सही चला तो 5वीं बार भी हम शासक कौम बन करके बाबा साहब की उस बात को 100% जो है लागू कर देंगे। क्योंकि एक बात ही ध्यान रखिए कि इन्हें किसी और चीज से डर नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब हमको इकट्ठा देखना चाहते थे। बाबा साहब ने इस बात पे ही ज्यादा जोर दिया कि इन्हें किसी और चीज से दिक्कत नहीं है, किसी और चीज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ हमारी इकट्ठा होने से है, हमारी एकता से इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। क्योंकि ये आपस में चाहे जितना बटे रहे, लेकिन कभी हमारे सामने दिखाते नहीं कि ये लोग बटे हुए हैं। लेकिन जब हमारे समाज के लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं, जैसे आज आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा होने का थोड़ा जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर हम छोटा सा संगठन बना के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये मनुवादी लोग उसमें घुस करके दीमक की तरह खोखला करने में अपनी जान लगा देते हैं। क्योंकि हमारी एकता से ही इनको सबसे ज्यादा डर है, और उसी पे प्रहार करने के लिए, हमको टेस्ट करने के लिए, हमको परखने के लिए, पूनम जी अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूनम जी को मैंने देखा 3-4 दिन 5 दिन से, जब से ये दिल्ली में MCD ने बुद्ध विहार हमारा गिराया है, ये बुद्ध विहार गिराना इनकी किसी और चीज का संकेत नहीं है, ये इनकी हड़बड़ाहट का संकेत है, इनकी बौखलाहट का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हमारा बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में देखिए उसकी आंच पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग रहते हैं, ये कहां तक उस मिशन को आगे ले जा सकते हैं, कहां तक इनके खून में अभी भी जोश बाकी है। ये केवल और केवल हमारे बहुजन समाज पे, और स्पेशली हमारे बहुजन समाज का मतलब है कि हम लोगों पे और हमारे
मुसलमान भाई लोगों के समाज के ऊपर ही आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको किसी और से खतरा नहीं है, किसी और से खतरा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश इस बात का 5वीं बार गवाह बनने जा रहा है कि बहुजन समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो ये लंबी लंबी फेंकने वाले इन सब लोगों के मुंह पे ताले लगा सकता है कोई, तो वो केवल हमारा समाज लगा सकता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए वो जो कहानी कह रही थी, वो कहानी आजकल फेसबुक पे बहुत टहल रही है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो हमारे बहुजन समाज का होता है। मुझे इस दलित शब्द से बहुत दिक्कत होती है, मैं दलित नहीं हूँ, मैं एक बहुजन समाज की सिपाही हूँ, बाबा साहब के मिशन की सिपाही हूँ। तो अपने बहुजन समाज का एक व्यक्ति था और एक ठाकुर बिरादरी का आदमी था। दोनों बचपन में साथ साथ पले थे, लेकिन वो अछूत था तो उसके साथ अछूतों के जैसा व्यवहार होता था। उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ लिख करके सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जीऊंगा। वो पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, अफसर बन गया। लेकिन जो ठाकुर था वो पढ़ने में ठीक नहीं था, वो गांव में ही रह गया। जो लड़का बहुजन समाज का पढ़ लिख के अफसर बना, अफसर बनने के बाद जब वापस अपने गांव में आया तो उस ठाकुर से बोलता है कि देख, मैं पढ़ लिख करके अपने समाज में आगे बढ़ गया, मैं अफसर बन गया, आज तू जो है मुझसे नीचा रह गया। ठाकुर आदमी उठ करके खड़ा होकर हमारे आदमी को एक झापड़ मारा कस और कहा कि देख, तेरी औकात इतनी है कि तू पढ़ लिख करके अफसर ही बन गया, तब भी मैंने तुझे तमाचा मारा, लेकिन तू उस तमाचे का जवाब नहीं दे सकता है। उस आदमी को बड़ा बुरा लगा, कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर वो अपने घर गया, सोचता रहा। फिर उसने अपने पिता से इस बात को जो है बताया कि पिता ये बताइए कि ऐसा क्यों है। तब उसके पिता ने उसको कहानी बताई। कहा कि जब हम लोग शहर में नए नए रहने गए थे, जब हम लोग जो है शुरू में जब नए नए शहर में रहने गए, तो वहां पर हमने क्या किया, अपना 1 मंजिला मकान पहले बनवाया। उसके बाद केवल बाकी सारे जो मकान थे वो सब कच्चे थे या इस तरीके से थे। जब अपने गांव में हमने पहला मकान बनाया तो 1 मंजिला मकान बनाया, उसके बाद 2 मंजिला मकान बनाया। फिर हम चाहते तो हमारे पास पैसा आ गया था, हम 3 मंजिला और 4 मंजिला भी बना सकते थे। लेकिन पता है कि उस व्यक्ति ने 3 मंजिला 4 मंजिला मकान क्यों नहीं बनाया? तो उसने अपने बाप से पूछा, क्यों नहीं बनाया बापू आपने? बोला कि जब चारों तरफ कोई और मकान ना बना हो और केवल हमारा ही मकान बिल्डिंग दर बिल्डिंग ऊंचा बनता चला जाएगा, तो उसको हमेशा भूकंप से या तेज हवा से गिरने का डर रहेगा। अगर आसपास और पक्का मकान बन जाए तो हम बहुत आसानी से अपने मकान को चाहे जितनी मंजिल तक ऊंचा कर सकते हैं। यही स्थिति हमारे बहुजन समाज की है। जो व्यक्ति समाज में आगे बढ़ जाता है, अगर वो अकेला आगे बढ़ेगा और उसका समाज उसके साथ में मजबूत होकर के नहीं वो अपने समाज को बढ़ाएगा, तो उसकी हमेशा स्थिति वैसी ही रहेगी कि उसको मनवादी लोग कभी ईंटें फेंकेंगे, कभी पत्थर फेंकेंगे, कभी उसका सामान निकाल करके बाहर फेंक देंगे, कभी उसके साथ में किसी तरीके का अत्याचार करेंगे। लेकिन यदि वो व्यक्ति आगे बढ़ा, जो संजू आर्य जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, मूल निवासी सारे सो गए, बंके अफसर पाछे हो गए, तेरा कारवां भूल गए वे, इस दुनिया के सुख में खो गए। इस दुनिया के सुख में जो हमें खो जाने की आदत है, हमारे बहुजन समाज को जो थोड़ा सा जो है ना मिशन इसी वजह से पीछे हो जा रहा है कि हम अगर पढ़ें तो हम ये ना सोचे कि ये ना पढ़ने पाए, मेरे समाज का ये व्यक्ति मुझसे आगे ना निकलने पाए, क्योंकि थोड़ी सी कमी तो अपने लोगों के अंदर इस बात की है। और अगर हम अपने समाज को भी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने समाज को भी अगर मजबूती से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो हम मजबूती से उसका जवाब दे सकते हैं, जैसा जवाब आजकल हम लोग देना सीख गए हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हुई तो बहुत लोगों को मन में था, मेरे भी मन में बड़ी उमंगे थी कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिली है, बहुत खुश थी। लेकिन 8 महीने के अंदर ही मेरी वो सारी खुशी जो है एकदम पांव के तले आ गई, क्योंकि 8 महीने के अंदर ही उन्हीं सारी जातिवादी ताकतों ने मिल करके, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक अछूत समाज की थी, मेरे कमरे का ताला तोड़ करके मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मुझे पूरी रात मुझे बीएचयू कैंपस में सड़क पे रहनी पड़ी। आप सोच लीजिए, परमानेंट नौकरी में होने के बावजूद की यह हालत मैं सन 2008 की बता रही हूँ। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पूरी रात मैंने बीएचयू कैंपस में सड़क पे बिताई, जिस कैंपस में भैया आप लोग इतने सम्मान से आ रहे हैं ना, बढ़िया से खा पी के जा रहे हैं, उसी कैंपस में पूरी रात में जब सड़क पे बिताई, अगले दिन दिमाग में सही हो गया कि जब मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ में ऐसा हो सकता है, तो मेरे समाज के बाकी सारे लोग जो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ में कैसा
होगा। उसी दिन मैंने इस बात को ठान लिया कि अब मेरा जो है लक्ष्य केवल बीएचयू में प्रोफेसर गिरी करना नहीं है। मेरा असली लक्ष्य वो है जो मेरे बाबा साहब ने मुझे बताया था कि मुझे अपने पूरे बहुजन समाज को इस मनुवादी सिस्टम से जो है बाहर निकालना है। और उस दिन से लेकर के आज तक कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि नौकरी भी करती हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ में, और नौकरी के बाद का पूरा समय केवल और केवल मेरे बहुजन समाज का है। उस समाज को मुझसे, उस समय को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत लोग कहते हैं मैडम जी क्लास भी लेती है कि नहीं? हम कहें कि अब आप लोगों के लिए हंसी मजाक की बात है तो आप लोगों से तो क्या बात करनी है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर होकर के, ये केवल और केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता तो मैं बीएचयू में प्रोफेसर तो क्या झाड़ू पोछा की नौकरी के लायक भी नहीं होती। इस बात को आप सब लोग मन में बैठा लो, सब लोग अच्छे से जान लो कि हम सब कुछ को जो कुछ भी मिला है, इससे ये मत सोचिए कि टाइम नहीं मिलता है, कैसे बाहर निकले, बीवी है, बच्चा परेशान है, ये है वो है। बाबा साहब ने तो इतनी सारी कुर्बानियां हम लोगों को दी, माननीय कांशीराम साहब ने भी इतनी कुर्बानियां हम लोगों के लिए की, तब तो जाकर के हम यहाँ पर हुए। लेकिन हमारे समाज का ये इतिहास रहा है कि त्याग तो बहुत लोग करते हैं, त्याग हमारे समाज में सब कोई नहीं करता है। इन मनुवादियों ने अपनी 4-4 पीढ़ियां कुर्बान की हैं बच्चों, तब जाकर के आज ये देश के प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच पाए हैं। इन्होंने अपनी 4-4 पीढ़ियां कुर्बान की हैं, तब ये सर्वोच्च पद पे पहुंच पाए हैं। और हमारे समाज की हालत देखिए, हमारे समाज में अकेला एक व्यक्ति त्याग करता है और मजा पूरा समाज लेता है। एक बार हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, राजकुमार होते हुए भी अपनी पूरी राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, 6 साल तपस्या की और पूरी मानव जाति के लिए अपना समय कुर्बान कर दिया। उसके बाद हमारे सम्राट अशोक का समय आया। सम्राट अशोक ने भी अपने इकलौते बेटा और बेटी को अपने बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दिया, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। हमारे बाबा साहब को देख लीजिए, बाबा साहब ने भी अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कभी उन्होंने चिंता नहीं की। उसके बाद हमारे मान्यवर कांशीराम साहिब को देख लीजिए, साहिब कांशीराम क्लास 1 अधिकारी की नौकरी, सोच लीजिए। आज हम लोग एक छोटी सी नौकरी पा जाते हैं तो उसका भी हमें बहुत लालच होता है कि कैसे छोड़ करके जाएं, लेकिन साहिब कांशीराम अपनी एक क्लास 1 अधिकारी की जो है नौकरी छोड़ करके हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, उनके बाद हमारे बहुजन समाज की महानायिका, हमारी माननीय, जो इनको सारा समाज प्यार से बहन बुलाता है, उनको भी देख लीजिए कि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन हमारे इस बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। और यही इतिहास है कि हमारा समाज जो है, जो भी हमारे समाज के लिए कुर्बानी देता है, हमारा समाज उसको बहुत मान सम्मान देता है। सिद्धार्थ गौतम को तथागत बुलाया, ज्योतिबा राव फूले को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, माता सावित्रीबाई फूले को राष्ट्रमाता की उपाधि दी गई, बाबा साहेब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि दी गई, हमारे कांशीराम साहेब को मान्यवर कांशीराम साहेब की उपाधि दी गई। और हमारी बहना को देखिए, पूरा घर, पूरा समाज, चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, सब अपनी बहन कह करके नवाजता है। ये हमारे बहुजन समाज का इतिहास रहा है। हम सब लोगों को इन सब लोगों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़नी है। कहे कि भैया इतना अच्छे से बैठने में जो आप लोगों को शर्म आ रही है ना, हमारे भैया लोग भी तो बैठे ही है ना, लेकिन कुर्सी नहीं मिलेगी तो नहीं बैठेंगे। ये बात जान लीजिए कि जो इतना आज मान सम्मान मिला है, साहिब कांशीराम ने साइकिल चला चला करके जो है यहाँ तक इस मिशन को लेकर के आ पाए हैं। साहब कांशीराम को कोट नहीं मिलता था, आज तो इतना अच्छा कोट मैंने सिलवा के पहना, प्रवीण भैया आपने पहना है, आप सब भाई लोगों ने पहना है। साहब कांशीराम के पास ठंड में पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, बड़े परेशान थे। एक शोरूम पे गए, बोले भैया कोट कितने का मिलता है? तो बोले, साहब कांशीराम की पर्सनालिटी भी ऐसी थी, तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह लगते थे, एकदम जाट वाली पर्सनालिटी थी, गोरे चिट्टे थे और लंबे उम्बे भी थे और अच्छी खासी सेहत भी थी। तो सोचा कि बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होगा। शोरूम वाले ने कहा हाँ साहब बताइए कौन कौन सा कोट दिखाएं, ये। तो उसका जब दाम देखे, कोई 2000 का, कोई 2500 का, तो साहब ने कहा कि नहीं भैया, ये मेरी हैसियत नहीं है इतना महंगा कोट खरीद पाना। तो उस आदमी जो शोरूम का मालिक था, बड़ा गुस्सा आ गया। बोले जब हैसियत नहीं है तो शोरूम में क्यों घुसे? बोले कितनी की हैसियत है आपकी? बोले 5 रुपया है मेरी जेब में, 5 रुपए का बताओ कोट अगर मिल जाएगा या कोई कपड़ा तो हमें दे दो। तो वो बोला कि 5 रुपए में तो शमशान घाट पे कोट मिलेगा, जाओ जाकर के शमशान घाट से कोट ले लो। साहब कांशीराम चुपचाप उठे और चले गए शमशान घाट।
जाकर के शमशान घाट पे वो डोम बैठा हुआ था, पुराने कपड़े जो शव को जलाते हैं, लाश को जब जलाते हैं तो उसका कपड़ा उतार करके एक जगह इकट्ठा किया रहता। वहां गए, उससे पूछे भैया ये कोट कितने का? बोला 5 रुपए का। साहब ने 5 रुपए निकाल करके दे दिया, वो कोट वहां से लिया, पहन करके चल दिए और चल करके चले आए। और देखिए इतना बड़ा मूवमेंट हमारे लोगों के लिए खड़ा कर दिया। उसी साइकिल पे चल चल करके 1983 से 7 जो है राज्यों की जो है यात्रा कर करके देखिए आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया है कि भैया बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंच दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जिस दिन ये हाथी फिर से उठ करके खड़ा हो जाएगा, आप कल्पना कर लीजिए जितने गधे कुत्ते सुअर भौंक रहे हैं ना, हाथी के पैर के तले कचर के रह जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि साहब कांशीराम का जो वो मिशन था, जो साइकिल घूमते थे, एक बार साहेब कांशीराम की साइकिल चोरी हो गई। एक होटल पे चाय पीते थे, पीछे से किसी ने चुरा लिया। साहब कांशीराम बहुत परेशान हुए। पूछा गया, इंक्वायरी की गई। लोगों ने कहा अरे साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम आपको दूसरी साइकिल दे दें। साहब ने कहा नहीं, मुझे वही साइकिल चाहिए। बोले कि अरे साहब दूसरी साइकिल मिल जाएगी ना? बोले नहीं। आप रिपोर्ट लिखवाई उन्होंने पुलिस थाने में जाकर। बड़ी खोजबीन हुई, क्योंकि तब तक लोग कांशीराम साहब को थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। खोजबीन हुई तो पता चला जिस होटल पे चाय पीते थे उसी ईरानी होटल का जो है एक वेटर था, उसने वो साइकिल चोरी कर ली थी। वो खोजी गई, बुलाया गया उस वेटर को। जब साइकिल आई तो आंखों में आंसू आ गए साहेब कांशीराम के, और फिर गए और उस वेटर को खींच के लगाए एक चांटा, और फिर बोले कि भैया ऐसा नहीं था कि मैं दूसरी साइकिल नहीं ले सकता था, मैं ले सकता था दूसरी साइकिल, लेकिन आप लोगों के लिए ये साइकिल है, मेरे लिए ये मिशन का एक साधन है। ये साधन अगर छूट जाता तो मैं इतना बड़ा मिशन जो है माननीय साहब कांशीराम अमर रहे, माननीय साहब कांशीराम अमर रहे। तो आप समझ लीजिए कि ये इतना त्याग किया है हमारे महापुरुषों ने, तब आज और हम भैया आप लोग इतने जो है मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आजकल बड़ा चुनावी डिबेट देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। साहेब कांशीराम से लोग पूछते थे, आज भी मैं देख रही हूँ कि कई जगह डिबेट में लोग पूछते हैं। सबके घोषणा पत्र तो जारी हुए हैं, लेकिन हमारे साहब ने कभी कोई घोषणा पत्र अपनी पार्टी का नहीं बनाया। एक बार एक पत्रकार ने साहेब कांशीराम से पूछा कि भैया क्यों नहीं आप अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बनाते हैं? सब लोग बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी देंगे, ये इसका दाम कम कर देंगे, उसका दाम कम कर देंगे, आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? तो साहेब कांशीराम ने जवाब दिया, कहा कि मेरी पार्टी का कोई चुनावी घोषणा नहीं है, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र तो भारत का संविधान है। जिस दिन हम केंद्र में सत्ता बनाएंगे, भारत के संविधान को 100% लागू करेंगे। इस वजह से हमारा घोषणा पत्र तो सबके सामने है, सबके पास में है, तो हम उसी को अपना घोषणा पत्र मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से सारे, देखिए मैं भाइयों और बहनों नहीं कहती हूँ, काहे कि भाई बहन कह करके हमको बहुत मूर्ख बना दिया गया, बहुत मूर्ख बना दिया गया है। हमारी जेब से बहुत पैसा निकाल दिया। काहे बहन जी लोग बताइए, सही बात है कि नहीं? हम लोग इन पति लोगों से कितना पैसा छुपा रखी थे ना। 30,000 रुपया तो मैं ही अपने पति देव से छुपा के रखी, सही बता रहे हैं। 30,000 रुपया तो मैं ही रखी थी, और मुझे भी मजबूरी में निकाल करके पतिदेव को देना पड़ा कि जाइए करेंसी बदल करके ले आइए। बोले तुम इतना पैसा मुझसे चोरी करके रखी हो? तो बहन जी लोग, सही बात है कि नहीं? इन लोगों ने हम लोगों को अपने पति के सामने चोर साबित कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये जिन लोगों ने हम लोगों को हमारे पति के सामने चोर साबित किया है, इन सब लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। सबक सिखाने का समय आ गया है। आने वाले समय में जब जो लहर अभी उत्तर प्रदेश में बह रही है, आप सारे जो है हमारे बहुजन समाज के साथी लोग हैं, आपसे विनती है कि जो 14% वोट था आपके दिल्ली में अपने बहुजन समाज का 14% वोट था, इन लोगों ने, मनवादी लोगों ने मीठे मीठे वादे करके आप सब लोगों के इरादों पे, पैसों पे झाड़ू जो फेर दिया है, आपको सारा अपना पैसा ब्याज समेत वापस लेना है। इन सब लोगों के इरादे पे, मंसूबों पे इस बार आप लोगों को झाड़ू लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि वो आप पे न झाड़ू लगा पाए, आप लोग उनके इरादों पे जो है झाड़ू फेर करके अपने बहुजन समाज की जो है सरकार बनाइए, क्योंकि इतिहास रहा है, जिसका शासन रहा है उसकी तरफ कभी कोई नजर उठा के नहीं देख सकता है। आज हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में जो थोड़ी बहुत सुरक्षा महसूस कर पाते हैं, वैसे तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो उनके अंदर बोलने का जो कॉन्फिडेंस आया है, जो ऊर्जा मिलती है, वो
हम लोग जो 2-4 प्रोफेसर लोग, मतलब जो थोड़े थोड़े लोग अधिकारी लोग पहुंच गए हैं, जैसे हमारे कमल साहब देखिए बैठे हुए हैं, जिस भी विभाग में हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग पहुंचे हैं, वहां पे हमारे लोग थोड़ा थोड़ा जो है हमेशा मजबूती जो महसूस करते हैं, वो इसी वजह से कि जिसका शासक होता है, जैसे ये क्लास 1 अधिकारी है, तो इनके बिरादरी के लोगों की तरफ कम से कम इनके ऑफिस में तो हिम्मत नहीं है पड़ती होगी किसी की देखने की। तो जिसका शासन रहा है उस समाज की ओर कभी भी आंख उठा करके कोई देख नहीं सकता है। चाहे देख लीजिए आप, छोटे छोटे जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, ये केवल हमारे उसी शासक जो हमारे खून में है ना, हम देश के राजा थे, इस देश के मूल निवासी थे, बहुजन समाज के जो लोग हैं राजा थे, इसी वजह से वो खून जो है उबाल मारता है, जो भैया दारू लगा करके राजा बन जाते हो आप लोग ना। वैसे तो राजा नहीं फील कर पाते हो, दारू लगाने के बाद राजा बन रहे थे कि घर में बीवी को और बच्चों को खिलाने के लिए शायद पैसा उनके पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पैसा ले लेकर के जो डोल रहे थे, डांस कर रहे थे, यही थोड़ी सी कमी जो लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ये मनुवादी लोग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात, जो पूनम अम्बेडकर जी को मैंने जब यूट्यूब उस पे फेसबुक पे देखा तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई, और उनके साथ में, आपका नाम मैं नहीं जानती हूँ, आप भी उनके साथ में हैं, मिलिंदर जी के बगल में जो बैठी हैं, आपको भी मैंने देखा, आप दोनों लोग बिल्कुल जो नारे लगा रहे थे ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो आप लोगों ने क्रांति की शुरुआत की है और जिसमें महिलाएं लीडर बन करके आगे आ रही हैं, तो निश्चित रूप से क्रांति की अंगड़ाई जो है अब शुरू हो गई है। आप आदमी लोग पीछे पीछे हमारे रहिए, ये लड़ाई हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, कुर्बानी कुछ कुछ तो देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था कि देखिए जो भी है, अत्याचार तो हमारे ऊपर होंगे ही होंगे, ये मनुवादी लोग उससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे मेरे को जब आप लोग सारी महिलाएं फूल और गुलदस्ता देने आई थी, तो एक बूढ़ी महिला अपनी जो है पुत्र वधू से बोल रही थी, बहू से, कि सर ढक ले, तेरे ससुर जी सामने बैठे, वो सामने बैठी बोल भी रही थी पीछे, जो अपना परिवार इतने अच्छे से, वो बेचारी ऐसे आ रही थी तो तुरंत उसने जो है पल्ला सर पे रख लिया, मैं देख के पहचान रही हूँ आपको। तो जैसे आप लोग अपना घर परिवार इतने अच्छे से सहेज करके चल रहे हैं, इसी तरीके से हमको बाहर भी निकलना है। हमारा काम केवल घर में रह करके ना जो है बच्चे पालना और घर संभालना नहीं है, हमें उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना है जो जिम्मेदारी हमारी बहन जी पूरा कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। वैसे ही अपने जो है बाहर निकलना है, जैसे निशा जी पूरा कर रही है, जैसे पूनम जी पूरा कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमारा जो बहुजन समाज का एक बेटा था रोहित वेमुला, उसकी शहादत ने जो चिंगारी हमारे समाज में लगाई है, और उसके बाद जो ऊना में हम बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके बाद जो हमारी बेटी डेल्टा के साथ में अत्याचार हुआ है, और इस प्रकार के न जाने जो कितने अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक जो अभी 3-4 दिन पहले की जो आपके एनसीडी की जो घटना है, जो हमारा बुद्ध विहार गिराने की इन्होंने कोशिश की है, ये सब केवल और केवल एक टेस्ट कर रहे हैं, आपको केवल एक परीक्षा ले रहे हैं कि देखें आपके अंदर कितना उबाल मार रहा है। लेकिन पूनम जी, निशा जी, मैं आपको जरूर यकीन दिलाती हूँ कि देखिए बेटी तो वो भी है ना जो अपना पूरा जीवन कुर्बान करके उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। बिल्कुल आप और हम क्या लगेंगे, जितना परिश्रम वो वहाँ पर अकेले कर रही है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं आप दोनों लोगों को इस बात की तो यकीन दिला सकती हूँ कि जिस तरीके से जो है जो कुर्बानी उधर दी, जो उधर दे करके अपना संभाले हुए हैं, उसी प्रकार से आप नेतृत्व यहाँ जो करने का जो प्रयास कर रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो है काबिले तारीफ है। और आप सारी बहन लोगों से, आप लोगों से भी अनुरोध है, क्योंकि जो मुझे आप लोग आशीर्वाद दे रहे थे वहाँ पे बनारस में, आजमगढ़ में, मऊ में जो हम लोगों ने क्रांति की अलग छेड़ी, बहुत लोग सोचते थे कि इंदु चौधरी जरूर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार का लोकसभा इलेक्शन जीता तो थोड़ों को लगा कि जो है अब की विधानसभा जरूर जीतेगी। फिर आया इलेक्शन तो फिर सबने बोला अरे आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। हमने कहा देखिए भाई, मैं मान्यवर कांचीराम साहब को मैंने जब से पढ़ लिया है, तो हम कांचीराम साहब को जो है विचारधारा को मान करके आगे बढ़ रहे हैं। साहेब कांचीराम इस बात को बोलते थे कि एमपी और एमएलए बनना जरूरी नहीं है,
एमपी और एमएलए बनना उतनी जरूरी नहीं है जितना अपने समाज को मजबूती देना जरूरी है। हम अपने समाज को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सारी बहन जी लोग, आप सारे भाई लोग, आप सब लोगों को इस बात का आभास होना चाहिए कि हमको जो मजबूत अधिकार देके गए हैं, जिनके बारे में जो अभी आरक्षण के ऊपर गाना भी गाया और मंजीत जी ने कविता भी सुनाई, इतनी अच्छे से जो बात रखी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आरक्षण वास्तव में भीख तो उस समय की थी, लेकिन आज जो कुछ हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है ये इसी आरक्षण की वजह से मिला है। लेकिन ये लोग हम लोगों को नहीं चाहते हैं कि हम उसकी वजह से जो आगे बढ़ पा रहे हैं वो भी हम आगे बढ़े, इसीलिए तरह तरह के जो है प्रयास कर रहे हैं कि अभी तो इन्होंने बुद्ध विहार तोड़ने की कोशिश की है, कल को आरक्षण के ऊपर तो तमाम तरीके की बयानबाजी करते ही रहते हैं। लेकिन आप सारी बहन जी लोग एक जान लीजिए, आप किताबें नहीं खोलती हो इसलिए मैं आपको यही बता के जाऊंगी कि बाबा साहब आरक्षण में ही हमको 2 वोट का अधिकार देना चाहते थे। आप सारे लोग भैया जान लो, 2 वोट का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना चाहते थे। 2 वोट का मतलब है कि हमारा नेता, हमारे समाज का नेता केवल हमारे समाज के वोटों से ही चुना जाए और दूसरे समाज का नेता भी हमारे बहुजन समाज के वोट से ही चुना जाए। 2 वोट हो गए, एक हमने अपना नेता चुना, एक हमने दूसरे बिरादरी का नेता चुना। ये बहुत मजबूत अधिकार था और इसी वजह से गांधी और कंपनी को इस बात को समझ में आ गया कि अगर इनका नेता, बहन जी लोग, अगर हमारा नेता केवल हमारे वोट से चुन के जाएगा तो निश्चित रूप से वो संसद में और विधानसभा में हमारी ही तो बात रखेगा। इस बात को उनको आभास हो गया, इसलिए हमसे ये 2 वोट का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया और बदले में हमको ये आरक्षण के रूप में भीख थमा दी। तो बहन जी लोग और पूनम जी और निशा जी, स्पेशली आप लोग उस मूवमेंट को लीड करने के लिए तैयार हो जाइए कि आने वाले समय में जो इनका टारगेट है ना आरक्षण को खत्म करने का, हम सारे लोगों को मिल करके इनको एक सुर में आवाज लगानी है कि गली मत समझो। इस बात को मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है, लेकिन फिर आप सब लोगों को, हम सारी महिलाओं को आगे बढ़ के इस बात को बोलना है कि गली मत समझो कि हम तुमसे केवल नौकरियों में कुछ सीटें और आरक्षण ही मांग रहे हैं। अगर हिसाब करने बैठे अपना और अपने पूर्वजों की मेहनत का, तो जो मंजीत जी बोल रहे थे ना, चलो झाड़ू लगाओ, चलो हमारे साथ मटकी टांग के मटकी टांग करके रहो, बेइज्जती झेलो, अगर हिसाब करने बैठे अपना और अपने पूर्वजों की मेहनत का, तो तुम्हारे घरों में लगी हुई एक एक ईंट, तुम्हारे बैंकों में जमा एक एक पैसा और तुम्हारे शरीर में बह रहे रक्त की एक एक बूंद कम पड़ जाएगी, तब भी तुम हमारा और हमारे पूर्वजों की मेहनत का हिसाब नहीं कर पाओगे। तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते हो, हम तुमसे 2 वोटों के अधिकार की बात करते हैं। ले जाओ तुम अपना आरक्षण, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा 2 वोटों का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र वापस कर दीजिए। तो जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब भौंकता है, अगर आदमी डर जाता है तो कुत्ता और तेज भौंकने लगता है, ठीक है ना, बहुत तेज भौंकने लगता है, काटने को दौड़ता है। लेकिन कुत्ता जब एक बार भौंके और आदमी एक बार पैर से दबा करके बोलता धट, तो कुत्ता दुम दबा करके अपने पीछे भाग जाता है। तो अब इन सारे कुत्तों को दुम दबा करके पीछे भगाने का समय आ गया है। आप लोग एक बार आप लोग जो है धट कह करके तो देखिए, धट कह करके तो देखिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा आप मेरे में देख रहे हैं ना बोलने की, बहुत लोग बोलते हैं मैडम जी किस चक्की का आटा खाती है कि जो है 3 घंटे 4 घंटे की क्लास भी लेती है, उसके बाद रात में गांव में जाकर के 2-2 3-3 घंटा गांव में हम लोग कैडर भी करते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैडम जी टंकी नाक में पहन लेती तो बड़ा अच्छा रहता, कुछ बोलती हैं कुछ कान में पहन लेती तो बड़ा अच्छा रहता। हम कहिए बताइए, मैं कान में पहन लूं, मैं नाक में पहन लूं, मैं बहुत सोना चांदी पहन सकती हूँ, बहुत श्रृंगार कर सकती हूँ, लेकिन मेरा असली श्रृंगार तो मेरे बाबा साहब मुझे दे करके गए हैं, मेरी योग्यता का, मेरी पढ़ाई का, मेरी बुद्धि का श्रृंगार। उस श्रृंगार के आगे तो सारा श्रृंगार फीका पड़ जाता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलने केवल बाबा साहेब, ये अपने बहुजन समाज का, मैंने कहा ना, इतिहास रहा है कि जिसने हमारे समाज के लिए कुर्बानी दी है, हमारा समाज उसको हमेशा सम्मानित शब्दों से पुकारता रहा है, चाहे मान्यवर कांशीराम साहेब हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे बहन जी हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो।
हमारे समाज के लोग जो है, हमारी बेटियां, जो हमारी बच्चियां दिख रही हैं, आप लोगों की योग्यता, आप लोगों की पढ़ाई आपका सबसे बड़ा गहना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज की सब बेटियां जिस दिन पढ़ जाएंगी, मैं अपने आप मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी महिला नहीं होगी। जिस दिन हमारे समाज की बेटियों पे अत्याचार होना बंद हो जाएंगे, जिस दिन वो फूलन देवी की तरह से बंदूक उठाने लगेंगी, उनका अपने असली गहना अपने आप ही जो है समझ में आ जाएगा। उनको किसी और श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग गांव गांव में कैडर ले लेकर के यही सारी बातें उन लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। आप सारे लोगों से भी मेरी यही विनती है कि देखिए, जो काम इधर उधर हो रहे हैं, वो सारे काम सिर्फ और सिर्फ हमको डराने के लिए हो रहे हैं। हम सारे लोगों को निकल करके, छोटे छोटे ही सही, लेकिन जो इस तरीके से आप लोग दिल्ली में एमसीडी ने जो बुद्ध विहार गिराने का जो प्रयास किया था, उसमें जो विरोध प्रदर्शन किया, वैसे विरोध प्रदर्शन हम लोगों को लगातार जारी रखने हैं। क्योंकि बच्चा भी तभी रोता है, तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं आवाज उठाएंगे, तो दूसरा कोई कांशीराम नहीं आएगा, दूसरा कोई बाबा साहेब नहीं आएगा हम लोगों की आवाज उठाने के लिए। हम लोगों को जो है, जो एकता की तरफ जो हमारा कदम जो बढ़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में एक मिसाल के रूप में कायम हो रहा है, कि जिसकी केंद्र में एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है, पार्लियामेंट में एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है, वो प्रचंड तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना कैसे शासन हासिल करता है, ये एक इतिहास जब बन के जाएगा, ये इतिहास आने वाले समय में। हमारी तो नौकरी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। साहेब कांशीराम तो साइकिल चल चल के यहाँ तक हम लोगों को आज गाड़ी से घूमने तक की औकात जो है पहुंचा दी। कई जगह पूछते हैं, मैडम जी कार्यक्रम में क्या करना होगा, कितनी फीस लगेगी, तो हम कहा भैया हाथ जोड़ लेते हैं, फीस नहीं लगेगी कोई कार्यक्रम में। अगर बहुत आपके पास जो है बहुत श्रद्धा है, तो केवल आने और जाने का आप रिजर्वेशन करा दीजिएगा या गाड़ी कोई व्यवस्था करा दीजिएगा। इसके अलावा जो है हमें कुछ नहीं चाहिए। हम वैसे भी इतने सक्षम है बाबा साहब की अनुकंपा से कि हम अपना जो है पूरा तन मन धन जो है न्यौछावर किए हैं अपने समाज के प्रति। तो साहब कांशीराम को साइकिल से जब, हेलीकॉप्टर से जब साहब कांशीराम उतरे, तो ये पूरे समाज की देन थी। ये अपने समाज की देन थी कि जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, उसको आंसू निकल आया था, वो एक दिन हेलीकॉप्टर से जो है गांव गांव जाकर के सभाएं करने लगा। ये उसी मजबूत समाज की देन है। और अगर हम लोग भी, आप सारे लोगों को घर जाने की जल्दी हो रही होगी, लेकिन आप सारे लोग ये जान लो कि अपनी अगली पीढ़ी तक अगर ये चाहते हो कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, नौकरियों में आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए अब घर से बाहर निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से जंग लड़ने का समय आ गया है। छोटा छोटा ही सही, लेकिन प्रयास करते रहिए। कई भैया लोग नारे लगा रहे थे तो धागा बांधे बांधे दिख रहे थे। भैया कह कह के हार गए, बोल बोल के थक गए, लेकिन मानते नहीं हो। तो फिर एक बात सुनो कि मिटा दो मनुवाद की सब निशानियां, मिटा दो मनुवाद की सब निशानियां, दूर हो जाएंगी तुम्हारी सब परेशानियां। हाथों पे बंधा ये गुलामी का धागा तोड़ दो, और अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना, तो माथे पे टीका लगाना छोड़ दो, माथे पे टीका लगाना छोड़ दो भैया। तभी मजबूत हो सकते हो, और तभी हमारे अगली पीढ़ी मजबूती से इस बहुजन मूवमेंट को लीड करके आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि बहुत त्याग, बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष से हम लोग यहाँ तक आए हैं। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, तब यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सबको जो है क्रांति में झोंक दीजिए, लेकिन हाँ, अपना इतिहास बताना बहुत जरूरी है। परसों नरसों की मैं आपको घटना बताऊं, बीएचयू में एक यादव बिरादरी की लड़की, उसको उसके हॉस्टल में इतना लोगों ने परेशान किया। वो जनरल सीट से फाइट करके पहुंची है, अपना जो है बीए में उसने एडमिशन लिया, लेकिन उसको इतना लड़कियों ने परेशान किया कि वो रोने लगी और अपने घर वालों को उसने बुला लिया। उसके घर वाले उसको जो है ले करके चले गए, और फिर उसके घर वालों ने मुझे फोन किया कि मैडम अगर 5 मिनट के लिए आप आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। जब मैं उसके पास उस लड़की से मिलने के लिए गई, तो मुझे इस बात का, मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है, और वो केवल कुछ नहीं बोल रही थी, केवल रोती जा रही थी। तो मैंने उससे बोला बेटा क्या? बोली कि मैडम मैं जनरल सीट पे मेरा एडमिशन हुआ है, मेरे नाम के आगे यादव भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा होता मेरे पापा मेरे नाम के आगे यादव लगा देते। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब बहुजन समाज के मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। ये अच्छा होता पापा मेरे नाम के आगे यादव लगा देते, कम से कम इन लोगों को मेरी बिरादरी का तो पता चल जाता। मेरे हॉस्टल में 3 वर्ण के लोग रहते हैं, वही ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय 3 वर्ण के वो लोग रहते हैं, और अकेली मैं। वो रात दिन केवल एक ही बात बोलते रहते हैं, इन आरक्षण वालों की वजह से हमको एडमिशन नहीं मिला, इन आरक्षण वालों की वजह से बीएचयू मेन कैंपस नहीं मिला।
मिला, इन आरक्षण वालों की वजह से मेरी बहन का एडमिशन नहीं हुआ। कह रही थी मैडम सुन सुन के थक गए, मन कर रहा था उठ करके ये चाटा मार दे, और लगभग हाथापाई हो ही गई थी कि तभी वार्डन ने आकर के बीच बचाव किया और फिर घर वालों को बुलाया और वो लड़की जो है घर आ गई। तो मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, अभी आप लोगों की पढ़ाई का दौर है और आप लोगों को इस तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हाँ, अगर आप इस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना 2 वोटों का इतिहास, 2 वोटों का अधिकार, पूना समझौता को थोड़ा थोड़ा अगर समझते चलेंगी ना, तो बहुत आसानी से चुपचाप रहिए और उनको उस दिन जवाब दीजिए जिस दिन आप पूना पैक्ट की उन शर्तों को बहुत अच्छे से समझ जाइए। उनको बोल दीजिए कि ले लीजिए, अपना आरक्षण नहीं चाहिए, हमको हमारा 2 वोटों का अधिकार वापस कर दीजिए। उनका मुंह जो है वो बंद हो जाएगा। वो बेटी बिल्कुल उसको एकदम 100% मतलब समझ आ गई बात कि उसको क्या करना है। मैंने कहा वो तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मनोबल टूट जाए, जैसे एक मनोबल तोड़ने का प्रयास इन्होंने हैदराबाद में किया। वो मनोबल तोड़ते रहेंगे आप लोगों का, लेकिन हम लोगों को पीछे नहीं हटना है किसी भी सूरत में। उनसे लड़ने का जो अधिकार, हथियार बाबा साहब हमको शिक्षा के रूप में दे गए हैं, उस हथियार को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में आपने बिल्कुल एकदम सेंटर प्लेस को जो ये करने का दम दिखाया है, यही साहेब कांशीराम चाहते थे। और इसी तरीके से जो है करते रहिए, मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। हमारा जो भी सहयोग होगा हम आप लोगों को जो है देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोगों को एक अंतिम बात बता दें कि जैसे हमने 3 जुलाई को आजमगढ़ के ITI मैदान में जो एक ऐतिहासिक कैडर किया था, बहुजन महासम्मेलन किया था, हम गांव-गांव में जाते हैं, अपने समाज के उन लोगों से मिलते हैं जो ये सोचते हैं, जिनके बच्चे आकर के यहाँ पर अधिकारी हो गए, जैसे कमल सर आप अधिकारी हो गए ना, आपके जैसे बहुत सारे माता पिता, आप लोगों के माता पिता जैसे बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी अधिकारी हो गया है, लेकिन कभी घर नहीं आता। घर आता है तो अपनी गाड़ी से आता है, कहीं शादी वादी में आया, 1 घंटा 2 घंटा एंट्री लगाया और फिर चला जाता है। तो फिर वो उन लोग हम लोगों से इतनी आस भरी नजर से देखते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं क्या पा लिया। पूछते मैडम जी आप हमारे घर का खाना खा लेंगी? हम क्या भैया, जब मैं आपके बहुजन समाज की हूँ, जैसे संत रविदास की जयंती अभी अभी निकली, संत रविदास ने कहा था ना, चर्म मांस और रक्त का तन का बना आकार, और नजर पसारे देख लो सारा जगत चमार। इस चमड़ी के नीचे मांस और रक्त तो सबके शरीर में पाया जाता है। जब चमड़ी मांस और रक्त से बना हुआ शरीर का आकार है तो सारा नजर पसार के देख लो पूरा जगत चमार, नहीं तो और क्या है। तो मैं भैया आप ही के समाज की हूँ, क्यों नहीं खाऊंगी। तो हम उनके बीच में जाते हैं, तब उनको इस बात का आभास होता है कि नहीं, एक मजबूती हमें वहाँ मिल रही है, दूसरी मजबूती हमारे समाज को इस तरीके से भी मिल रही है। तो जितने अपने जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, आप लोगों से भी विनती है कि अपने अपने गांव में जरूर जाइए, कुछ और करिए न करिए, अपने गांव में जरूर जाइए। अब तक नहीं गए तो अब निकलिए, क्योंकि अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति हो गई हमारे लिए। क्योंकि 2019 हमारे लिए बहुत निर्णायक है, क्योंकि आगे बढ़े हैं इसी आरक्षण की वजह से, और इसी पे सबसे ज्यादा ये लोग प्रहार कर रहे हैं। तो आगे निकलना है, और निकल करके गांव में छोटी छोटी मीटिंग्स लेकर के, जैसे हम लोग लेकर के बड़े बड़े कैडर का आयोजन किया। उसके बाद हमने 23 अक्टूबर को भदोही में बारिश हो जाने की वजह से 25 सितंबर का कार्यक्रम बढ़ा के 23 अक्टूबर को किए। पूना पैक्ट धिक्कार महासम्मेलन, जो पूरा मूवमेंट जो इस तरीके से आगे चल रहा है। और फिर अब ये काम बंद नहीं हुआ है, ये काम उसी गति से अभी भी चालू है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार तो उत्तर प्रदेश में हम शासक कौम बन करके उभरेंगे, और शासक सत्ता स्थापित जिसकी होती है, धर्म उसी का स्थापित होता है। चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, मुगलों का या ईसाइयों का, अंग्रेजों का देख लीजिए, उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में जब हमारा शासन स्थापित हो जाएगा तो उसके बाद 15 अक्टूबर को इतवार का दिन है भैया, क्या नाम है, मिलिंदर भैया, मुकेश भैया और साथी लोग जितने हैं, 15 अक्टूबर 2017 को दिन अभी से हमने तय कर लिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक विशाल ऐतिहासिक धम्म दीक्षा समारोह होगा, बाबा साहब के उसी सपने को पूरा करने के लिए जो शासक कौम बनाने के साथ साथ बुद्ध में भारत का बाबा साहब करना चाहते थे। तो उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित भी हैं, आपका सहयोग भी आमंत्रित है। हम तो निकल पड़े हैं, जैसे वो भैया बोल रहे थे नीला कफन बांध करके, तो निकल पड़े हैं। अब नौकरी वोकरी का भी कोई
कोई बहुत चार्म नहीं रह गया है। एक फांसी बनी हुई है नौकरी हमारे लोगों की, बस लगता है कब छोड़े और फुल टाइम काम करने के लिए निकल आए। अब नहीं लगता कि नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एक दिन प्रवीण भैया के यहाँ खा लेंगे, एक दिन संजू भैया के यहाँ खा लेंगे, एक दिन आपके यहाँ खा लेंगे, एक दिन सर आपके यहाँ आ जाएंगे, एक दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। जिसका पूरा बहुजन समाज घर हो गया हो उसको रहने और खाने की कमी नहीं होगी। अब तो आप लोग बहुत अच्छा अच्छा बना के खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, क्योंकि गांव में हम लोगों ने जब दोपहर में भूख लगती थी तो किसी भी गांव में रुक करके और बिल्कुल गाना वाना आप ही लोगों का बजाते थे, आप ही लोगों का खाना बजाते थे, लोग बढ़िया से नाचते गाते थे, महिलाएं भी नाचती थी। फिर उसके बाद बोलते थे कि भैया अब भूख लगी है, अब कुछ खिलाइए। तो 3 बजे 4 बजे गांव में किसके घर में खाना मिलेगा, या शहर में भी किसके घर में खाना मिलेगा। तो जो बची हुई रोटियां रहती थी, किसी के घर में अचार बचा होता था, किसी के घर में प्याज रहता था, नहीं तो नमक लेके चली आती थी, कोई रोटी लेके चली आती थी। वो सब आके इकट्ठा हो, जिसके घर में चावल कई लोगों के यहाँ बहुत बच जाता है शाम के टाइम, वो ले आते थे, अचार में चावल मिक्स करके खा लेते थे, तेल डाल करके खा लेते थे, रोटी के साथ अचार खा लेते थे और भरपूर, और साथ में 20-30 लोग हम लोग चलते थे, सब लोग भरपेट खाना खाते थे। तो इस बात का आभास हो गया कि अब नौकरी अगर नहीं रहेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मिशन वाला काम जो है ये लगातार इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से विनती है कि एक दिन जरूर अपने बच्चों को इस बात का आभास कराइए कि मिट्टी क्या होती है, अपना समाज क्या है। असली समाज हमारा वहीं बसता है। ये फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, जो बाहर की दुनिया आप देख रहे हैं ना, बहुत एक अच्छा साधन है हमारे मिशन को मजबूत करने का। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो देखिएगा 15 मार्च को साहिब कांची राम को हम सारे लोगों को मिलकर के जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा देना है उत्तर प्रदेश को 5वीं बार शासक कौम बनाने का। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में बातें करते रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन हमें जो है बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरा फोन नंबर लेने के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे मेरा नंबर एकदम खुलेआम डिस्प्ले होता है, तो आराम से आप लोग जाकर के जो है ना डॉक्टर इंदु चौधरी के नाम से भी ढूंढेंगे तो भी आप मिल जाएंगे, नहीं तो विजेंद्र जी तो हैं ही हैं और सारे लोग तो हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंत में नारा हो जाए, बच्चा बच्चा भीम का, जय भीम की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, जय भीम की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, जय भीम की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का। जय भीम की टीम का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।